बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंग्लिश विद वक़ार ख़ान। आज से इंशाल्लाह हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स शुरू करेंगे और इसमें ख़ास तौर पर हम ग्रामर पे फोकस करेंगे, क्योंकि कोई भी ज़बान बोलने के लिए, किसी भी ज़बान को समझने के लिए उसके जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो उसूल हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और इस तरह इंग्लिश के बहुत सारे और भी असूल हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस। लेकिन टेंसेस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें। उसकी वजह यह है कि जो भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश में, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब भी हम किसी ज़बान में बात करते हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पश्तो हो, चाहे वो इंग्लिश हो, दुनिया की कोई भी ज़बान हो, हमें अल्फाज की ज़रूरत होती है। हम अल्फाजों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, लगाते हैं, तो उससे फ़िक्रे बनते हैं जिससे हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अल्फाज को अपने तरतीब के साथ अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बग़ैर हमें किसी बात की समझ नहीं आएगी। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि आई वांट टू प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूँ। अब ये एक सही सेंटेंस है। ठीक है, इसमें आप देखें पहले सब्जेक्ट आया हुआ है आई, फिर उसके बाद वर्ब आया हुआ है वांट, इस तरह प्रीपोजिशन आया हुआ है। ये सारी चीज़ें एक सेंटेंस में आ जाती हैं। इनको अपने तरतीब के साथ बोलने से ही सही फ़िक्रा बनेगा। फ़र्ज़ करें अगर मैं यही अल्फाज होंगे, लेकिन अगर मैं इनके तरतीब को उलट पुलट करूँ, फ़र्ज़ करें मैं इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ूँ कि फुटबॉल टू आई प्ले वांट। ठीक है, अब आप देखें इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्फाज वही हैं, लेकिन हमने इसको तरतीब के साथ अदा नहीं किया, तो इसकी हमें कोई समझ नहीं आई। तो इन सारे अल्फाज को अपने तरतीब के साथ अदा करने को सिंटैक्स कहते हैं। और इस एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी कि ये कितना ज़रूरी है। तो इस तरह जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में तकरीबन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशंस आते हैं। कुछ किताबों में 9 आते हैं, जिसमें वो डिटर्मिनर्स को भी शामिल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिटर्मिनर्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं करते। तो हम भी उन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे और हम भी डिटर्मिनर्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ नहीं पढ़ेंगे, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो हमारे कोर्स में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यही 8 होंगे। अब ये जो सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन सब को इंशाल्लाह हम तफसील के साथ पढ़ेंगे बारी बारी। आज का जो हमारा पहला लेसन है ये होगा हमारा पार्ट नंबर 1, और इंशाल्लाह इसमें हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन को उर्दू में इस्म कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन ये है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। इसका मतलब यह है कि नाउन किसी भी इंसान के नाम को कहते हैं, किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, किसी जगह के नाम को भी नाउन कहते हैं, और या कोई ख़यालात हों, तसव्वुरात हों, एहसासात हों, जज्बात हों, इनको भी नाउन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं या जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, ये सब चीज़ें नाउन कहलाते हैं। आसान लफ्ज़ों में जिस भी चीज़ का कोई नाम हो वो नाउन कहलाता है, और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सब का कोई ना कोई नाम ज़रूर है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो मैं नाउन हूँ। मेरा नाम वक़ार ख़ान है, तो मैं नाउन हूँ। ठीक है, इसी तरह हम आगे पीछे देखें, जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो सब के सब नाउन है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मार्कर है, ये भी नाउन है। ठीक है, मेरे पास ये कैंची है, ठीक है, ये भी एक नाउन है। इसके अलावा आप देखें, दुनिया में अगर मोहब्बत है तो वो भी एक नाउन है, जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। या किसी से नफ़रत है, वो भी नाउन है। किसी की खूबसूरती है, ब्यूटी है, वो भी नाउन है। तो इसी तरह दुनिया में जो कुछ भी है वो सब के सब नाउन कहलाते हैं। अब इंग्लिश में बुनियादी तौर पर नाउन के 2 अक़साम हैं, इसकी 2 किस्में हैं।
ایک کو کہتے ہیں پراپر ناؤن اور دوسرے کو کہتے ہیں کامن ناؤن۔ اب ہم ان دونوں کو باری باری پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن کی ڈیفینیشن یہ ہے، پراپر ناؤن از دا نیم آف اے پرٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر ناؤن اس کو کہتے ہیں جب ہم کسی خاص انسان کے بارے میں ذکر کریں، اے پرٹیکولر پرسن، اور کسی خاص جگہ کا ذکر کریں، اے پرٹیکولر پلیس، اور یا ہم کسی خاص چیز کا ذکر کریں، اے پرٹیکولر تھنگ، تو ان سب کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کامن ناؤن۔ تو کامن ناؤن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کامن ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، اے پلیس اور تھنگ ان جنرل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی عام انسان کا ذکر کریں، کسی عام چیز کے بارے میں بات کریں، کسی عام سی جگہ کے بارے میں بات کریں، اس کو کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پراپر ناؤن وہ خاص چیزیں ہیں اور کامن ناؤن وہ عام چیزیں ہیں۔ اب ان دونوں کو ایگزامپلس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کریں میں ایک استاد کے بارے میں بات کرتا ہوں اور میں کہوں کہ اے ٹیچر، ایک استاد۔ اب یہاں پہ دیکھیں، استاد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے کسی خاص استاد کا ذکر نہیں کیا۔ تو اگر میں صرف کہوں کہ اے ٹیچر، تو یہ ایک ناؤن تو ہے لیکن یہ ایک کامن ناؤن ہے، کیونکہ استاد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر میں اس استاد کا نام لوں، فرض کریں میں کہوں کہ وقار خان ایک ٹیچر ہے اور میں ان کا نام لوں کہ وقار خان، تو اب یہ پراپر ناؤن ہوا، کیونکہ میں نے کسی خاص استاد کا ذکر کیا ہے ان کا نام لے کر۔ اسی طرح فرض کریں میں کہوں کہ ایک آدمی یا ایک عورت، اے مین اور اے وومن، تو اس حالت میں وہ پھر کامن ناؤن ہوں گے، کیونکہ ایک آدمی یا ایک عورت کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں اسپیسیفکلی کسی کا نام لوں، اگر میں کہوں کہ عامر، یا میں کہوں کہ عثمان، یا میں کہوں کہ عائشہ یا سارہ، ٹھیک ہے، تو وہ جب میں ان کا نام لوں تو پھر وہ پراپر ناؤن بن گیا، کیونکہ میں کسی خاص بندے کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح میں اگر کسی شہر کا ذکر کروں تو شہر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اے سٹی، ایک شہر۔ اب جب میں اے سٹی کہوں گا تو وہ کامن ناؤن ہوا، کیونکہ شہر تو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ اگر میں کسی خاص شہر کا ذکر کروں، فرض کریں میں کہوں کہ کراچی، یا میں کہوں کہ اسلام آباد، تو پھر وہ پراپر ناؤن ہوا، کیونکہ میں نے ابھی کسی خاص شہر کا ذکر کیا۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ اے کار، ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اب گاڑی کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، تو اس وقت وہ کامن ناؤن ہوا۔ اگر میں کسی ایک گاڑی کا، اس کی برانڈ کا ذکر کروں، اس کی کمپنی کا نام لوں، فرض کریں میں کہوں کہ بی ایم ڈبلیو یا کورولا، ٹھیک ہے، یا ہونڈا، تو اس حالت میں پھر وہ پراپر ناؤن ہوا، کیونکہ میں نے ایک خاص برانڈ کا ذکر کیا۔ یا فرض کریں میرے پاس ہاتھ میں یہ کریم ہے، ٹھیک ہے، اب اگر میں اس کو صرف کریم کہوں تو کریم تو کوئی بھی کریم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جب میں اس کو کریم کہوں تو پھر یہ کامن ناؤن ہے۔ اگر میں کہوں کہ نیویا کریم، ٹھیک ہے، میں نے اس کے برانڈ کا ذکر کیا، اس کے نام کا ذکر کیا، تو پھر یہ پراپر ناؤن ہوا۔ اسی طرح فرض کریں میرے پاس یہ فون ہے، اگر میں کہوں کہ اے فون، ایک فون، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ کامن ناؤن ہوگا، کیونکہ فون تو کوئی بھی فون ہو سکتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اے سیمسنگ فون اور میں کہوں کہ این آئی فون، تو اس وقت پھر یہ پراپر ناؤن ہوا، کیونکہ اب میں نے کسی خاص برانڈ کا ذکر کیا۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ اے بلڈنگ، ایک عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اب بلڈنگ تو کوئی بھی بلڈنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر یہ کامن ناؤن ہوگا۔ اگر میں کسی خاص بلڈنگ کا ذکر کروں، فرض کریں میں کہوں کہ مینار پاکستان، تو اس وقت پھر وہ پراپر ناؤن ہوا، کیونکہ میں نے کسی خاص بلڈنگ کا ذکر کیا۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ اے ڈاگ، ایک کتا ہے، ٹھیک ہے، اے ڈاگ، اب ڈاگ جو ہے وہ پھر کامن ناؤن ہوا، کیونکہ کتا تو کوئی بھی کتا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کتے کا کسی نے نام رکھا ہے، فرض کرے اس کتے کا نام ٹونی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ ٹونی، تو پھر وہ پراپر ناؤن ہوا، کیونکہ اس وقت میں کسی خاص کتے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح
प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम पहचान सकते हैं। अब इन दोनों को यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स को जब भी हम इनको लिखते हैं तो उसमें भी इन दोनों में फ़र्क है। जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे किसी भी फ़िक्रे में तो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, चाहे वो फ़िक्रे के शुरू में आ रहा हो, चाहे वो फ़िक्रे के बीच में आ रहा हो, चाहे वो फ़िक्रे के आखिर में आ रहा हो। फ़िक्रे में कहीं पर भी आ रहा हो प्रॉपर नाउन तो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। फ़र्ज़ करें मेरा नाम वक़ार ख़ान है, तो मेरा नाम किसी फ़िक्रे में कहीं पर भी आ रहा हो तो उसका जो पहला लेटर है जैसा कि W है तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इसी तरह मीनार पाकिस्तान अगर एक प्रॉपर नाउन है तो उसका जिक्र भी किसी फ़िक्रे में कहीं पर भी आ रहा हो तो उसका जो पहला लेटर है यानी M है तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। और दूसरी तरफ जो कॉमन नाउन है उनको हम स्मॉलर लेटर से लिखते हैं। उनका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉलर लेटर होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर वो कॉमन नाउन किसी फ़िक्रे के शुरू में आ रहा हो तो फिर तो उस वक्त उनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, क्योंकि किसी भी फ़िक्रे को हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। किसी भी फ़िक्रे को हम कभी भी स्मॉलर लेटर से शुरू नहीं कर सकते। तो सिर्फ उस हालत में अगर वो कॉमन नाउन किसी भी फ़िक्रे के शुरू में आ रहा हो तो उस वक्त तो हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर वो कॉमन नाउन किसी भी फ़िक्रे के बीच में आ रहा हो, किसी फ़िक्रे के आखिर में आ रहा हो तो फिर उसको हम हमेशा स्मॉलर लेटर से लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी बिल्डिंग का जिक्र करूं तो वो फिर कॉमन नाउन हुआ, और अगर वो बिल्डिंग फ़िक्रे के शुरू में आ रहा है तो फिर तो मैं उसको कैपिटल B से लिखूंगा। लेकिन अगर वो बिल्डिंग किसी फ़िक्रे के बीच में आ रहा है या फ़िक्रे के आखिर में आ रहा है तो फिर उसको हम स्मॉलर B से लिखेंगे। तो यहाँ तक है इनकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स की। अब मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूँ और आप लोगों ने इसमें से नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स को ढूंढना है, उनको अलग करके कमेंट्स में लिखना है कि कौन कौन से इस पूरे पैराग्राफ में प्रॉपर नाउन्स हैं और कौन कौन से इसमें कॉमन नाउन्स हैं। पैराग्राफ ये है, इन माई क्लास एट इस्लामिया कॉलेज आई हैव मैनी फ्रेंड्स। माई बेस्ट फ्रेंड is Amir. I have a lot of respect for Amir. Amir has a cute cat. Its name is Seely. अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें आप लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पहचानना है, उनको ढूंढ के निकालना है और फिर उनको कमेंट्स में अलग अलग लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कॉमन नाउन्स के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके कोई और टाइप्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि प्रॉपर नाउन एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें सिर्फ ख़ास चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो वो उतना ही है जितना हमने अभी उसको पढ़ा है, तो हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। कॉमन नाउन जो है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप इसलिए है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम शुमार कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिक्विड हालत में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सख्त हालत में, सॉलिड हालत में है। तो कॉमन नाउन बहुत बड़ा है, इसलिए कॉमन नाउन को बेहतर समझने के लिए इसको 6 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिसमें कंक्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स शामिल हैं। अब इन 6 ग्रुप्स को इंशाल्लाह हम बारी बारी तफसील के साथ पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कौन से ग्रुप में आएगी। तो इंशाल्लाह इनको हम अगले लेसन्स में बारी बारी पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।